हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आपके सामने आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को हम सही तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अपनी इस वीडियो में जो हम कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, इस टाइप के जितने भी छोटे चीज़ें होती हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड, तो वे सारी चीज़ें हम मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अच्छे से वीडियो को देखियो और इसकी 2-3 वीडियो सेम तरीके से आने वाली है। तो लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड पूरा टॉपिक समझने के लिए अच्छे तरीके से सारे लेक्चरों को अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से देखने हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है भाई। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसे कहते हैं हिंदी में प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। तो हम सही तरीके से इसे डिस्कस करेंगे, मतलब ये लेक्चर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखेंगे इसमें हम, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे हम। इसे बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, पहले इन दो टॉपिकों को अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो हैं मतलब एक दूसरे से पैरेलल होकर चलते हैं, मतलब एक ही फिनोमेना से रिलेटेड है। तो हम दोनों टॉपिकों को 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले अपने एक टॉपिक को देखते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। हमने ज़्यादातर मोस्टली केस में ऐसा देखा गया है कि जैसे सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स किसी भी एक मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है भाई, और वे क्या काम कर रही हैं, एक दूसरे को जो है इफेक्टिव भी नहीं कर रही, और उनकी सेम फ्रीक्वेंसी भी है, और उनके फेज डिफरेंस भी जो है ना टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो कंडीशन ऐसी बनेगी कि उनका जो सुपरपोजिशन है होगी, ठीक है। अभी इसके बाद सुपरपोजिशन का टॉपिक समझा दूं मैं क्या होता है। जो उनकी सुपरपोजिशन है होगी और उसमें भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो रहेगी वो स्पेस में ना, यानी कि खाली जगह में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अब भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है एक समान रूप से नहीं रहती कहीं भी उनकी इंटेंसिटी। कैसे समझ सकते हैं इस बात को? कहीं कहीं तो उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, कहीं कहीं उनकी इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी, और कहीं कहीं उनकी इंटेंसिटी जीरो भी हो सकती है। तो वे इंटरफेरेंस में अलग अलग केस बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करने लगूं जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो वहां जो इंटरफेरेंस होगा उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे उसे संपोषी व्यतिकरण। और जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम है या फिर शून्य है, जीरो है, तो वहां हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को विनाशी व्यतिकरण। तो इन्हें हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं एक बार बोर्ड पे, ठीक है। जैसे कोई भी टू वेव्स हैं, ये टू वेव्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये किसी मीडियम में आगे चल रही है, अभी मीडियम में आगे चल रही है ये ऐसे, ठीक है भाई। तो ये एक दूसरे को इफेक्टेड भी नहीं कर रही, एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं कर रही। प्रभावित करने का मतलब है
अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा तो इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा तो इस डायरेक्शन में, तो किसी को भी इफेक्टेड नहीं कर रही। और इन दोनों वेव्स की क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, यानी कि समान आवर्ती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सेम फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद देखो, और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इनका जो है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो है, यानी कि पथांतर बोलते हैं इसे हिंदी में, पथांतर, यानी कि पथ का अंतर, वो भी टाइम के साथ कैसा है, वो भी टाइम के साथ, समय के साथ कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है। तो इसका मतलब है, अब इससे एक वर्ड बनेगा सुपरपोजिशन, कि सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, फेज डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद जो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, यानी कि परिणामी तीव्रता, इंटेंसिटी जो है, परिणामी तीव्रता, उसका जो है यूनिफॉर्मली, यानी कि एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि भाई हर जगह इंटेंसिटी सेम हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब जब यूनिफॉर्मली नहीं होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो रहा होगा, यानी कि इन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो वितरण है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। अब यूनिफॉर्मली नहीं है तो क्या है, तो इस बात को हम ध्यान से समझेंगे कि भाई अगर यूनिफॉर्मली नहीं है तो इसका मतलब है किसी पॉइंट पे उनकी इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पे उनकी इंटेंसिटी या तो फिर मैक्सिमम हो सकती है या फिर मिनिमम हो सकती है इंटेंसिटी, या फिर जीरो केस हो सकता है, ये मिनिमम इंटेंसिटी में लग जाएगा। ये दो केस हो सकते हैं कि ये जो यूनिफॉर्मली नहीं होता इनका डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, और वो इंटेंसिटी कहीं कहीं तो मैक्सिमम, कहीं कहीं भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कहीं कहीं इंटेंसिटी मिनिमम या जीरो होती है। अब जहां कहीं भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां कहीं भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो उसे तो बोल लेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां कहीं भी मिनिमम इंटेंसिटी रहेगी या कहीं कहीं जीरो तो उसे बोल लेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जहां कहीं भी इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां कहीं भी इंटेंसिटी मिनिमम या जीरो होगी वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यानी कि जहां कहीं भी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता मैक्सिमम होगी तो वहां पर किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि समपोषी बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण। और जहां कहीं भी इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो वहां पर बोल लेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि विनाशी व्यतिकरण। तो यहां पे हम इंटेंसिटी मिनिमम भी कह सकते हैं या फिर कहीं कहीं स्थानों पे जीरो रहेगी। तो हमने ये देखा कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्मली ना होगा किस प्रकार से होता है कि कहीं कहीं तो उनका मैक्सिमम होता है डिस्ट्रीब्यूशन और कहीं कहीं मिनिमम या जीरो। तो जहां कहीं मैक्सिमम रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव और जहां कहीं मिनिमम या जीरो रहेगा तो डिस्ट्रक्टिव। तो इस तरीके की जहां कहीं भी इंटरफेरेंस होता है वहां पे फ्रिंजेस बनती है। क्या बनते हैं? फ्रिंजेस बनती है। तो वे फ्रिंजेस जो है यहां पे उनका नाम होगा कुछ ना कुछ उन फ्रिंजेस का, तो उन्हें बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, यानी कि व्यतिकरण फ्रिंज।
अब सीधी सी बात है जो कि जहां कहीं भी व्यतिकरण होगा यानी कि इंटरफेरेंस होगा वहां इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी। अब इंटरफेरेंस फ्रिंज जो है, अब हमें एक बात और समझनी है यहाँ पे कि जब इंटरफेरेंस फ्रिंज हैं और कहीं कहीं उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं कहीं इंटेंसिटी मिनिमम है या जीरो है, तो सीधी सी बात है जो फ्रिंजेस हैं उनमें भी तो डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल सही बात है कि जहां कहीं इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां अलग टाइप की फ्रिंजेस बनेगी, और जहां कहीं भी इंटेंसिटी मिनिमम या जीरो होगी तो वहां अलग टाइप की फ्रिंजेस बनेगी। तो इसका मतलब है यहां से दो टाइप की फ्रिंजेस बनती हैं, एक तो ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज। और ये जो है यंग ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, और यंग के एक्सपेरिमेंट से ये अल्टरनेट मेथड से होती है, यानी कि एक बार डार्क फ्रिंजेस बनेगी तो एक बार लाइट फ्रिंजेस बनेगी। तो ये तो था हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसमें एक वर्ड आया था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे होता है। अब हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, अच्छे से समझेंगे इसे हम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता है कि जब कोई दो प्रोग्रेसिव वेव, या ऐसा भी हो सकता है कि दो की जगह ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि प्रगामी तरंगे बोलते हैं उसे, प्रोग्रेसिव वेव को, यदि वे किसी मीडियम में आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है, और वे एक दूसरे को इफेक्टेड भी नहीं कर रही, तो जब ये प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम में, भाई सीधी सी बात है किसी भी मीडियम में कोई पार्टिकल तो जरूर होंगे, ठीक है, और वे पार्टिकल जो हैं उनका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी जरूर होगा, ठीक है। यानी कि जब दो प्रोग्रेसिव वेव, ये फर्स्ट प्रोग्रेसिव वेव है, ये सेकंड प्रोग्रेसिव वेव है, ये किसी मीडियम में आगे बढ़ रही है, ठीक है भाई, ये मीडियम में आगे बढ़ रही है, ठीक है भाई। तो जब ये मीडियम में कुछ ना कुछ पार्टिकल भी होंगे, और जब ये पार्टिकल जो हैं, पहले वाली जो हमारे प्रोग्रेसिव वेव है इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज करो y1 और सेकंड वाली का डिस्प्लेसमेंट सपोज करो y2, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपस में मिलेंगे जरूर। जब ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे तो वहां पर एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब y, यानी कि परिणामी विस्थापन। तो जो हमारा सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि जहां कहीं भी ये किसी भी मीडियम में मिलेंगी, इनके पार्टिकल्स मिलेंगे, तो उन सब का डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इन दोनों के वेव के, पहली वाली वेव के डिस्प्लेसमेंट के और दूसरी वाली वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होता है, इंडिविजुअल सम के, ठीक है। ये पहले वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट है और ये सेकंड वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट है, और ये टोटल जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि परिणामी विस्थापन। तो अब ये सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल जो है ये जितने भी हर टाइप के एम्पलीट्यूड के लिए जो है वेरीफाई है, बट यदि यहां पे बहुत बड़े एम्पलीट्यूड की बात करें, जैसे लेजर की, लेजर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब जो लेजर के एम्पलीट्यूड के लिए ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल जो है काम नहीं करता, ठीक है। अब ये किन किन के लिए काम करता है वे चीजें हम देखेंगे कि लेजर ये काम नहीं करता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशंस है कि ये जो लेजर में बहुत बड़े एम्पलीट्यूड होते हैं, हाई एम्पलीट्यूड जो होते हैं, यानी कि बड़े आयाम होते हैं, उनके लिए काम नहीं करता। किन के लिए काम करता है? ये जो है जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है उनके लिए काम करेगा। अब कैसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल काम करेगा? जैसे हमारे रेडियो वेव्स होते हैं जो हम एफएम वगैरह सुनते हैं, चाहे हम एक 91.3 पे सेट कर लो या कोई 104.6 पे वो कर लो, तो मतलब सब पे अलग अलग चलेगा। तो इसका मतलब है हर चीज पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है भाई, उस वाले चैनल पे अलग होगा, उस वाले चैनल पे अलग होगा, तो हम अलग अलग तरीके से मतलब उन्हें देख सकते हैं। तो इसका मतलब है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल काम करेगा। और ये जितनी भी लाइट्स की थ्योरी है, ठीक है, उनके लिए भी अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोग्रेसिव वेव जो होती हैं वे किसी मीडियम में आगे चलती हैं और उस मीडियम के पार्टिकल का पहली वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 उनके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, इंडिविजुअल सम के इक्वल होता है, यानी कि y इक्वल टू y1 प्लस y2। ये फर्स्ट वाली वेव्स का डिस्प्लेसमेंट है, ये सेकंड वाली का, और ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से हमने देखा मतलब कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के लिए मतलब किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो एक इसका छोटा सा डेरिवेशन भी देखेंगे हम, उस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। मतलब कभी कभी वो यूनिवर्सिटीज में 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि 2 कोरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशो अल्फा इंटरफेयर प्रूव दैट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ये हमें प्रूफ करके बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें 2 बात पहले पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आई जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये पता होनी चाहिए हमें इसको सोल्व करने के लिए कि इंटेंसिटी आई जो होती है वो ए स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, ए स्क्वायर के इक्वल होती है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं, कहीं कहीं यहां जो है के कांस्टेंट टर्म्स मिल सकती है हमें, कि इंटेंसिटी आई जो होती है ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो एक बात तो ये पता होनी चाहिए बहुत हमें सबसे पहले। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब होती है जब उनके एम्पलीट्यूड आपस में जुड़े, सम होगा उनके एम्पलीट्यूड का, यानी कि A1 जैसे 2 एम्पलीट्यूड है A1 A2 का इस तरीके से होगा। ठीक है भाई, सम होगा, और आई मिनिमम वहां पर रहेगा जहां पे इनका सब्ट्रैक्शन होगा, और ये सब्ट्रैक्शन भी इस टाइप से होना चाहिए कि जो से टर्म्स A1 और A2 जो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। वैसे तो स्क्वायर लग रहा कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना, पर ये बात अपने माइंड में फिट करके रखनी है। तो हमें इस डेरिवेशन को करने के लिए ये 2 बातों का पता होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन को पढ़ने जाओ। क्वेश्चन कह रहा है 2 कोरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी रेशो अल्फा। उसने कह रखा कि हमारे पास 2 कला संबंध स्रोत है, यानी कि 2 कोरेंट सोर्स है, उनकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी। सीधी सी बात है, 2 कोरेंट सोर्स है तो 2 इंटेंसिटी होगी, I1 और I2, तो उनका रेशो अल्फा है। तो गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन, और ये V नो डैट, ये बात हमें याद रखनी है। गिवन कि I1 बाई I2 का जो है इंटेंसिटी का रेशो कितना है, अल्फा है। ठीक है भाई, ये वैल्यू दे रखी है उसने। अब यहां से एक बात बताओ भाई, इस वाले फॉर्मूले से I इजिकल टू ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब है I1 इजिकल टू A1 का स्क्वायर बनेगा, इसी प्रकार से I2 इजिकल टू A2 का स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसे I1 बाई I2 करेंगे तो इसका मतलब है A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर बनेगा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि I1 बाई I2 का जो अंडर रूट है उसे हम लिख सकते हैं A1 बाई A2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हम यहां से इसकी वैल्यू को इसमें ट्रांसफर करें तो किस टाइप की फॉर्म इसमें हो जाएगी। अब यदि हम यहां से I1 I2 अगर इस वाली चीज का हम क्या करें, दोनों साइड में इस तरीके से टर्म्स को ले लें, तो ये वाली टर्म्स किसके इक्वल हो जाओगी, A1 बाई A2 के इक्वल हो जाओगी। तो जहां कहीं भी ये टर्म्स दिखाई देगी हम इन टर्म, तो अब हम अपना क्वेश्चन करने जाएंगे ये वाली टर्म्स का। तो LHS लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अप I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। तो I मैक्सिमम की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास में, I मैक्सिमम की है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, माइनस I मिनिमम की वैल्यू कितनी है A1 माइनस के A2 का होल स्क्वायर अपॉन
इसी तरीके से इसकी वैल्यू रखो, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 माइनस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 अपॉन, ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ठीक है, जैसे इसे सॉल्व करेंगे a1 का स्क्वायर, ये कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे कट जाएंगे हमारी, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स यहाँ से कट कर, और ये वैल्यू जो आ जाओगी हमारी 4a1 a2। इसी तरीके से ये वाली वैल्यूज जो है हमारी, ये यहाँ पे जो है आई मिनिमम की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस से, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें से ये वाली टर्म्स कट के 2a1 का स्क्वायर प्लस 2a2 का स्क्वायर ये आएगा हमारे पास। तो 4a1 a2 और 2 इसमें से कॉमन लेने के बाद a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2a1 a2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इस आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसे आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इजिकल टू 2a1 a2, नीचे से a2 का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से a2 के स्क्वायर से एक ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a1 a2 अपॉन a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस 1। तो a1 बाई a2 की वैल्यू के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा, 2 अंडर रूट अल्फा, और यहाँ पे a1 a2 का ये जो वैल्यू हम करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये अल्फा बन जाएगा, यहाँ पे इसको स्क्वायर करके ये कैसे बन जाएगा अल्फा और प्लस 1। तो यही तो प्रूफ करना था। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल देखे। ठीक है, और साथ में एक जो है ये रिलेटेड क्वेश्चन करा इंटरफेरेंस है, और इसकी कुछ टर्म्स को देखा। इसका सेकंड लेक्चर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू।